हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हम क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए इन दोनों नियम से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं एकदम इन दोनों टॉपिक को आपको एकदम फील कराऊंगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपके समझ में आएगी, केवल आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और गाइज उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज ये हमारी है एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। यहाँ आपको क्या होगा कि बेस्ट हैंड रिटन के साथ साथ आपको टाइपिंग नोट्स भी मिल जाएगा और उसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को। हालांकि नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। क्लास 12 के आल सब्जेक्ट के लिए 309 रुपये और क्लास 10 के आल सब्जेक्ट के लिए 99 रुपये, जो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको इसमें हैंड रिटन के साथ साथ बेस्ट टाइपिंग नोट्स मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। बाकी चलिए हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। ठीक है, देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप को पढ़ाने से पहले चलिए इसको मैं फील कराता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आखिरकार है क्या। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे इस तरह पूछ देता है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। देखिए यहाँ एक चीज मैं लिखता हूँ, देखिए वेक्टर F12, ठीक है, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर, ठीक है, F21। इस तरह आपको हमेशा हर जगह लिखा हुआ दिखाई देगा कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में। यही आपका कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप है। अब इसका आई होप आप लोग को मतलब नहीं मालूम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखिए चूंकि ये ऊपर वेक्टर क्यों लिखा है इस तरह, देखिए इस तरह चिन्ह इस तरह होता है, मतलब तो इसको ऊपर इस तरह होता है तो इसको वेक्टर बोलते हैं। आई होप आप लोग 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये प्रदर्शित करता है कि जो बल है एक सदिश राशि है। मतलब इसमें क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बस यही वेक्टर का ऊपर चिन्ह देने का मतलब है और कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ आप मतलब एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे चीज़ है, यहाँ लिखा है वेक्टर F12। ठीक है, F12 कहने का मतलब कि देखिए 1 यहाँ पे लिखा है, ये 1 और 2 आवेश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ Q1 से मतलब है और यहाँ 2 लिखा है मतलब Q2, आवेश Q2 से मतलब है। और देखिए F12 लिखने का मतलब 1 पे बल लग रहा है, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। ठीक है, तो बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा, ठीक है, बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा जो लगने वाला बल होगा वो किसके बराबर होगा, बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाले क्या, वैद्युत बल के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया, ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ दिशा को प्रदर्शित करें, जो दिशा होगी विपरीत होगी, यानी बल जो होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक हम आवेश ले ले, यहाँ ले ले, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। ठीक है, तो कूलाम के सदिश स्वरूप के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसके द्वारा जो इस पे बल लगेगा और इसके द्वारा जो इस पे बल लगेगा दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होंगी, जो दिशाएं होंगी वो दोनों के विपरीत होंगी। जैसे कि एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, आप देख सकते हो। तो यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है और कुछ नहीं। ठीक है, और ये जो चीज़ हमने लिखा है कि वेक्टर F12, ठीक है, और इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, ये चीज़ यही प्रदर्शित करता है कि बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा कार्यरत वैद्युत बल बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा कार्यरत वैद्युत बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में विपरीत होता है। बस यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। चलिए इसकी हम लोग डिफिनीशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इस तरह आप दागिएगा टॉपिक की कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और लिखिएगा कि वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ठीक है, आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा क्या आपको लिखना है। ठीक है, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 और कामा। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अतः बिंदु आवेश Q1 पर, ठीक है, बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत वैद्युत बल बिंदु आवेश यहाँ Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। बस यही चीज़ आपको लिख देनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी गई है। आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही ये चीज़। क्योंकि अभी हमने देखा कूलाम के नियम का मतलब सदिश जो स्वरूप है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। चूँकि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कि जैसे मतलब हम दीवार पे अगर मतलब अपने हाथ से मारे तो हम लोग को जितने बल से हम उसको धक्का देंगे वो मतलब विपरीत हमको भी धक्का देगी। तो सेम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। हमने देखा ना हमने कि मतलब अगर दो बिंदु आवेश है, देखिए यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग अभी देखे कि यहाँ Q1 और Q2 आवेश है, तो Q1 के कारण जितना इस पे बल लगेगा Q2 के कारण भी उस पे इतना ही बल लगेगा, लेकिन आपकी दिशाएं विपरीत होंगी। और न्यूटन का जो थर्ड नियम है यही सेम कहता है चीज़ कि आप किसी चीज़ को जितने ज़ोर से मतलब धक्का देंगे वो भी चीज़ आपको उतने ही ज़ोर से विपरीत धक्का देगी। यानी ये नियम एक दूसरे के सदिश हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज़ लिखी गई, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर भी ऐड किया है कि ये 100 न्यूटन से ये आदमी बल लगा रहा है, ठीक है, दीवार पे। तो देखिए इधर ये 100 न्यूटन से इधर लग रहा है। ये रॉकेट आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर उड़ता है, ठीक है, मतलब उतनी ही मतलब जितने बल से ऊपर होता है उतनी ही बल से नीचे ये देखिए फोर्स मतलब देता है, उसी कारण ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपका रॉकेट भी जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है या कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का पालन करता है। आई होप आपको ये कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक ओके, यहाँ एक न्यूमेरिकल भी हमने ऐड कर दिया है। जैसे देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे मैं फिगर बनाता हूँ, देखिए यहाँ दो बिंदु आवेश मान लेता हूँ कि यह Q1 है, ठीक है, और यह Q2 है। एक Q1 पर देखिए यहाँ +1 माइक्रोकूलम, यानी वही 1 माइक्रोकूलम, इस पे क्या है 1 माइक्रोकूलम और इस पे 4 माइक्रोकूलम का आवेश है। यहाँ यानी यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 4 यानी 4 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो कह रहा है कि इन पे एक दूसरे पे लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने देखा भाई कि मतलब एक दूसरे पे जो लगने वाला वैद्युत बल होगा मतलब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 का Q1 पर जो लगने वाला वैद्युत बल आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब कि अनुपात एक संबंध एक साफ यहाँ है। लेकिन अगर इसी में दिशा पूछ दिया जाए तो दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। क्लियर है ये चीज़, यानी Q2 का इधर बल लगेगा, Q1 का इधर बल लगेगा। क्लियर ये चीज़। तो ये न्यूमेरिकल पूछ देता है ये ऑब्जेक्टिव में, तो काफ़ी लड़के कंफ्यूज होता है, निकालने लगते हैं, कूलाम का नियम लगाने लगते हैं ये वो, लेकिन काफ़ी आसान है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। ये देखिए अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है, ये जो आपके अध्यारोपण अंकल जी हैं, अध्यारोपण चचा जी हैं, ठीक है, कुछ इनका कोई नियम नहीं है, इसको एकदम हम अच्छे से फील करेंगे। काफ़ी लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब नियम बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, इनका डेरिवेशन भी एक छोटा सा, डेरिवेशन को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका जो नियम है उसको थोड़ा देसी अंदाज में समझ लेते हैं एकदम अच्छे से कि इन्होंने क्या बताया था। देखिए इन्होंने मतलब कुछ नहीं, अभी बताऊँगा तो आप कहोगे अरे भाई ये क्या चीज़ है, ये भी कोई नियम होता है। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बताया था, देखिए इन्होंने बताया था, सिंपल भाषा में पहले बताता हूँ मतलब अपने अंदाज में, अपने ढंग से। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई पत्थर है, ठीक है, यहाँ पत्थर है। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है राम, यहाँ कोई श्याम है और यहाँ मान लेता हूँ कोई मोहन है। ये 3 आदमी हैं, ठीक है। अब देखिए अध्यारोपण जो वैज्ञानिक थे, अध्यारोपण चचा जी मैं इनको चचा जी बोलता हूँ क्योंकि इनका नियम ही कुछ अलग है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे मतलब जो इस पे जो लगने वाला बल होगा इन तीनों के द्वारा वो अलग अलग इनके बलों के बराबर होगा। आपको आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं और बोलता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए राम इन पे लगा रहा है 3 न्यूटन का बल, श्याम लगा रहा है इस पत्थर पे 3 न्यूटन का बल और मोहन भी इस पे 3 न्यूटन का बल लगा रहा है। ये तीनों 3-3 न्यूटन के बल इस पे लगा रहे। तो अध्यारोपण जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने यही बताया था कि इस पे जो लगने वाला कुल बल होगा, कुल जो बल होगा वो कितना होगा, आप भी बता सकते हो। इन तीनों के योग के बराबर होगा, यानी 3 + 3 + 3 = 9 न्यूटन,
ठीक है। यही बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, यही इन्होंने मतलब फिजिक्स में आवेश के रूप में नियम अपना दे दिया था। ठीक है, तो देखिए इनकी भाषा में हम थोड़ा समझते हैं। फिजिक्स की भाषा में इन्होंने क्या बताया था, देखिए इन्होंने बताया था कि यदि किसी निकाय में, ठीक है, यदि किसी निकाय में बहुत से आवेशित कण है, मान लेता हूँ यहाँ एक Q आवेश है, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पे ये मान लेता हूँ Qn है, यहाँ पे इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Qn मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस पे मतलब यही इन्होंने बताया था अध्यारोपण ने, ठीक है, कि यदि किसी निकाय में, निकाय यानी एक सिस्टम मान लीजिए, एक एटमॉस्फेयर मान लीजिए, यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेशित कण उपस्थित हो, ठीक है, तो किसी एक आवेशित कण पे, मान लेता हूँ इसी आवेशित कण पे, किसी एक आवेशित कण पे जो लगने वाला बल होगा, इन सभी बलों के अलग अलग सदिश योग के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Q1 पर कुल बल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Q1 आवेश पर कुल बल, आवेश पर कुल बल, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो ये Q1 के कारण इस पे लगने वाला बल, Q2 के कारण इस पे लगने वाला बल और Qn के कारण लगने वाले बलों के यहाँ योग के तीनों के क्या होगा कि योग के बराबर लगेगा इस पे बल। ये कोई नियम है, ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई एक दीवार है, इसको 3 लोग ढकेल रहे हैं, तो इस दीवार पे कितना बल लगेगा भाई, तीनों जितना बल लगाएंगे, तीनों के बलों के योग के बराबर ही तो इस पे बल लगेगा। तो यही आवेश के रूप में अध्यारोपण ने बताया था। क्लियर, आई होप आपको अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब भाई इसको इस तरह तो एग्जाम में नहीं ना लिखेंगे, फिजिक्स की भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर आए कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अगर 2 नंबर में आए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो सिर्फ आपको डिफिनीशन लिखने है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो या आवेशित कण हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। आप देखिए यहाँ सदिश योग कहता है तो काफ़ी लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। सदिश योग का कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है। सदिश योग कहने का मतलब यही है कि चूंकि f जो है हम लोग का एक सदिश क्वांटिटी है, एक वेक्टर राशि है, इसलिए इसको हम सदिश योग बोल देते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ये चीज़। तो अगर 2 नंबर में यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया अध्यारोपण का सिद्धांत, तो आप लोग दाग कर हेडिंग इस तरह लिख दीजिएगा। अगर 3 नंबर में आता है, इसका मतलब इसका डेरिवेशन करने को बोलता है, 3 नंबर में खासकर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन भी समझ लेते हैं। कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप उसके बाद ये मतलब आ जाए इसका डेरिवेशन, तो आप अध्यारोपण का सिद्धांत इस तरह हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर, उसके बाद नीचे इनका डेफिनेशन लिख दीजिए कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य सभी आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है, कि माना कि किसी निकाय में, ठीक है, n आवेश Q1 Q2 Q3 Qn है। ठीक है, यहाँ देखिए Q1 है, Q2 है, Q3 है और यहाँ पे Qn है। ठीक है, Qn है। क्लियर है। माना इनमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। ओके, Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ Q1 है, ठीक है, ये Q2 है, यहाँ पे ये Q3 यहाँ पे है और यहाँ Qn है। ठीक है, ये 3 आवेश है। इन तीनों आवेश का ये Q1 पर हमें क्या करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है कि इन तीनों के कारण इस पे कितना वैद्युत बल लगेगा। जिसकी दूरी, ठीक है, जिसकी दूरी आवेश Q2 उसके बाद Q3, ओके, Q3 और Q1, ये Q1 से क्रमशः देखिए R12 R13 R1 है। ठीक है, देखिए आप मतलब यहाँ भी देखेंगे, ठीक है, या अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ ऊपर कैप लिखा होता है, आप कैप लिख दीजिएगा जहाँ पे ये दूरी है, क्योंकि ये सदिश रूप में मतलब दूरी के ऊपर कैप इस तरह दिया जाता है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप थोड़ी चीज़ें ये लिख लेंगे और ये ऐसा कुछ फिगर बना देंगे। मैं चूँकि ये थोड़ा फिगर जटिल है, इसको आप साधारण भी बना सकते हैं। इस प्रकार से भी फिगर बना सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको अभी बना कर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग का Q1 आवेश हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का Q2 हो गया, यहाँ पे हम लोग का Q3 हो गया और ये हम लोग का Q1 हो गया। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, इस तरह से भी आप इस फिगर को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हम समझते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, 1 मिनट। तो देखिए वही यहाँ पे चीज़ लिखा है कि माना कि, ठीक है, माना कि किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट Qn है। ये डॉट लिखा गया, मतलब कितने भी आवेश हो सकते हैं। ठीक है, माना इनमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करें, किसी भी हम वैद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं, या हम Q1 पर ज्ञात करें। Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है जिसकी दूरी आवेश Q2 Q3 Qn, यानी ये Q2 Q3 और Qn से क्रमशः
यहाँ पे देखिए R12, यहाँ पे R12, R13 और R1N है, ठीक है। तब आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक काफ़ी चीज़ समझना है आपको। तब आवेश Q1 के कारण, ठीक है, सॉरी, तब आवेश Q2 के कारण, इस Q2 के कारण Q1 पर, ये जो Q1 है इस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटा R12 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये कैसे चीज़ आप मतलब एक ही बार लिख दे रहे हो, ऐसा आप कमेंट करोगे तो देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ Q2 है, यहाँ Q1 है, यानी दो आपके क्या हैं, वैद्युत आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश हैं। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में मतलब कूलाम का नियम पढ़ा था कि अगर दो आवेश, यहाँ पे दो हम लोग के आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो इन पे एक दूसरे के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल जो F होता है वो होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही ना होता है, हमने यही पढ़ा था पिछले लेक्चर में कूलाम के नियम में। तो सेम यहाँ वही चीज़, यहाँ पे हम लोग को दो बिंदु आवेश है Q2 और Q1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, तब यहाँ Q2 का Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो उसको हम दर्शाएंगे वेक्टर F12। वेक्टर F12 कहने का मतलब कि 1 पर लग रहा है बल किसके द्वारा, 2 के द्वारा। क्लियर है ये चीज़। देखिए वेक्टर F12 कहने का मतलब यही है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 पे बल लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। क्लियर है। तो वेक्टर F12 का आप मतलब समझ रहे कि आवेश Q1 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। यहाँ Q1 पर बल लग रहा है Q2 के द्वारा, तो वही यहाँ पे चीज़ लिखा गया है कि तब आवेश Q2 के कारण, ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F12 इक्वल टू, ठीक है, और कूलाम के नियम के अनुसार फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्या है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ पे Q1 इंटू Q2, यहाँ पे Q1 और Q2, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बटा में R का स्क्वायर। कूलाम का नियम में हमने यही देखा था ना कि F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यहाँ R यानी दूरी का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग की इनके बीच की दूरी क्या है, R12 है, तो R12 हमने लिख दिया और यहाँ इसका स्क्वायर लिख दिया है। क्लियर है, यानी R1 इस तरकोष्ठ में लिखकर आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे Q1 के कारण यहाँ पे जो लगने वाला Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है। अब चलिए हम Q3 के कारण इस पे बल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम वही इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल, इस Q3 के कारण इस पे कितना बल लगेगा, तो वही यहाँ पे दर्शाएंगे इस Q3 को Q1 पर लगने वाला बल किस तरह की, वेक्टर F12 सॉरी वेक्टर F13। वेक्टर F13 कहने का मतलब कि 1 पे बल लग रहा है, बिंदु आवेश 1 जो Q1 है उस पे बल लग रहा है किसके कारण, Q3 के कारण। तो Q3 के कारण Q1 पे बल लग रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया, और यहाँ पे देखिए सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश हम लोग Q1 Q3 सॉरी यहाँ पे देखिए मिस मतलब यहाँ पे टाइपिंग में डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पे Q3 रहना चाहिए, ठीक है, चूँकि यहाँ पे Q1 और Q3 है तो यहाँ पे Q3 रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे Q1 इंटू Q3 रहना चाहिए, और बटा R13, इन दोनों के बीच की दूरी जो है R13 है, तो यहाँ R13 का और R का स्क्वायर होता है कूलाम के नियमानुसार, तो यहाँ R का स्क्वायर होगा। क्लियर है ये चीज़। यह आई होप यहाँ आपको इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल आपको क्लियर हो गएगा, वो होगा वेक्टर F13 बराबर, ठीक है। उसी प्रकार तथा आवेश Q1 के कारण Q1 यहाँ पे देखिए Qn है, Qn यानी ये वाला आवेश, इसके कारण Q1 यानी इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कितना होगा। चलिए इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा मिटका देता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए तथा आवेश Qn के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F1n, देखिए वेक्टर F1n यही प्रदर्शित कर रहा है कि 1 पर बल लग रहा है n के द्वारा। क्लियर है, यानी ये n बिंदु आवेश Qn के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है, ठीक है, यही ये चीज़ प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैं मिटका लेता हूँ। तो देखिए ये बराबर होगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, और यहाँ पे देखिए ये बार बार Q2 यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे अब Qn रहेगा, क्योंकि एक आवेश यहाँ पे Qn है, तो यहाँ पे Qn रहेगा, और यहाँ पे एक Q2 की जगह पे ये Q3 रहेगा, क्योंकि इसके बीच ज्ञात कर रहे हैं ना। ये थोड़ा टाइपिंग में मतलब थोड़ा दिक्कत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्यू एन हो गया, क्लियर ये चीज़। और बटा आर का स्क्वायर होता है कूलाम के नियमानुसार, तो आर आर यानी बीच की दूरी, तो आर दूरी क्या है R1n है, तो R1n दूरी, और इसका देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया है, क्लियर ये चीज़। तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया कि Q2 के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, Q3 के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, और Q1 के कारण इस पर कितना बल लग रहा है। तो कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत यही था ना कि मतलब किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा इन मतलब ये जो अन्य आवेश होंगे उनके द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा। तब हम क्या करेंगे कि अध्यारोपण के, तब यहाँ आगे हम लिखेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार Q1 पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, ये Q1 जो है हम लोग का Q1 आवेश, इस पर लगने वाला कुल वैद्युत बल क्या होगा, ये जो तीनों के द्वारा इस पे बल लग रहा है उसके योग के बराबर, इन तीनों के योग के बराबर ही तो इस पे बल लगेगा। तो ही यहाँ पे चीज़ लिखा गया है कि अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार Q1 पर लगने वाला कुल वैद्युत बल वेक्टर F1, इसको वेक्टर F1 नाम दे दिया गया है, ठीक है। या हम वेक्टर केवल F रहने देते हैं, यहाँ पे केवल वेक्टर F इक्वल टू, ठीक है। देखिए वेक्टर F12 यानी हमने इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल, ठीक है। वेक्टर F13 मतलब इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल, और प्लस वेक्टर F1 यानी इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल, यानी इन तीनों के द्वारा इस पे जो लगने वाला बल होगा, ठीक है, इस पे कुल बल होगा, क्लियर है, कुल बल F होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ को लिखी गई है, ठीक है। और हमने अभी इन तीनों का मान निकाला, ठीक है, इन तीनों का मान यहाँ हम रख देंगे, चूँकि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पहले में Q1 Q2 है, दूसरे में Q1 Q3 है, और यहाँ पे Q1 × Qn है, ठीक है। ये आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को काट देता हूँ, वेक्टर F ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमें कुल वैद्युत बल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो वेक्टर F इक्वल टू यही हो गया, ये यानी इन तीनों बलों का योग। इसी प्रकार चाहे हम निकाय में जितने भी आवेश हो, यहाँ पे मान लीजिए केवल हमने 3 आवेश मानकर इस पे बल ज्ञात किया था, 4 आवेश 5 आवेश कितना भी हम मानकर ज्ञात कर सकते हैं इस पे लगने वाले एक आवेश पे बल, ठीक है। तो यही कूलाम के अध्यारोपण, बार बार कूलाम का नहीं, हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा दिया, एक बार आप नोट्स आप ले लीजिएगा, हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाई कर लीजिएगा, वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से एकदम टाइपिंग कर लिखा गया है, साथ में आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे एक बार समझ गए, वहाँ एक बार 2 बार नोट्स में पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।